हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की। तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर निकली रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री भी शामिल हुए। उधर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करते हुए कोमल जंघेल को मैदान में उतार दिया है। कोमल जंघेल कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें खैरागढ़ से आई हैं, जहां नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। फिर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राजनांदगांव के फतेह सिंह हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये चुनाव सेमीफाइनल है और फाइनल अगले साल होगा। उन्होंने अपने 3.5 साल के काम और छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर चुनाव जीतने का दावा किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर ने भी सभा को संबोधित किया। योजना को हम जन जन तक पहुँचाबो और यही प्रयास करबो कि हमारे गरीब मजदूर किसान ला जो सरकार की योजना है ओकर भरपूर लाभ मिले। यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर चल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे, काम के आधार पर वोट मांगेंगे। हमने सभी उपचुनाव जीते और चौथा उपचुनाव जीतकर चौका लगाने के लिए निवेदन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। चुनाव होगा, लेकिन यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ और उनके जो कार्यक्रम हैं, किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसको लेके जाएंगे और कांग्रेस जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जनता योजना क्रियान्वित करेंगे, वो सब आपके सामने है। आज दोहराई की जरूरत नहीं है, वो सब योजना लेके जाना है और ये चौथा चुनाव जीतना है। हमारे मत के बीच के समान बहनी है, जहाँ बेंच में बैठ करके कार्यकर्ता मन के बीच में बैठे हैं और प्रत्याशी है। सब जनता मिल करके ये जनता जीतना है। इधर भाजपा ने भी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2 बार विधायक रह चुके कोमल जंघेल 2018 में 870 वोटों से विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने विधायक रहे स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और जेसीसीजे के प्रत्याशी गुरुवार को नामांकन दाखिल करेंगे। पूरे बूथ लेवल, शक्ति केंद्र और मंडल तक हमारी बहुत अच्छा रचना है और उसी रचना के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसी रचना में हम चुनाव जीतेंगे। खैरागढ़ के जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को इस बार वोट करेंगे। लोगों की अपेक्षाएं थी, उसके अनुरूप प्रत्याशी मिला है, तो मुझे पूरा उम्मीद है और इस चुनाव को हम लोग लगभग जीतेंगे। खैरागढ़ विधानसभा के ही खैरागढ़ नगर पालिका में 20 सीट हम 10 सीट हम जीते, 10 सीट कांग्रेस जीती। हम बराबरी पे रहे। इस बार आगे बढ़ेंगे हम। इस बार इस चुनाव को हम जीतेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को काउंटिंग होगी। कांग्रेस ने जहां पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया, वहीं पहले नामांकन दाखिल कर चुनावी रैली और सभा भी कर ली। इस लिहाज से वो चुनावी मैदान में भाजपा से एक कदम आगे हो गई है। राजनांदगांव से आलोक शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, आईबीसी 24 रायपुर। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बीजेपी ने मंडल प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए ये घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से। छुईखदान प्रभारी नेता प्रतिपक्ष होंगे धर्मलाल कौशिक और वहीं छुईखदान सह प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी और मोतीराम चंद्रवंशी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। खैरागढ़ शहर प्रभारी ब्रजमोहन अग्रवाल, सह प्रभारी केदारनाथ गुप्ता को बनाया गया है, तो वही खैरागढ़ ग्रामीण सह प्रभारी की जिम्मेदारी नारायण चंदेल और अनुराग सिंहदेव को सौंपी गई है।
वहीं गंडई प्रभारी शिवरतन शर्मा और सह प्रभारी संजय श्रीवास्तव बनाए गए हैं। तो वहीं सालेवारा प्रभारी केदार कश्यप और किरण देव और विजय शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी ने मंडल प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए घोषणा की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक छुई खदान के प्रभारी होंगे। तो वहीं सह प्रभारी नियुक्त किया गया है छुई खदान के लिए भूपेंद्र सवन्नी और मोतीराम चंद्रवंशी को। खैरागढ़ शहर की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे ब्रजमोहन अग्रवाल। सह प्रभारी की जिम्मेदारी केदारनाथ गुप्ता को सौंपी गई है। खैरागढ़ ग्रामीण की जिम्मेदारी सह प्रभारी की नारायण चंदेल और अनुराग सिंहदेव को सौंपी गई है। तो वहीं गंडई के प्रभारी शिवरतन शर्मा होंगे और सह प्रभारी संजय श्रीवास्तव को बनाया गया है। सालेवारा प्रभारी की अगर बात की जाए तो केदार कश्यप, किरण देव और विजय शर्मा को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आइए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्ज को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। विधानसभा में इस मामले में बहस भी हुई है। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज में ढकेल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने बयान का हवाला देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीएम ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसानों के लिए कर्ज लेना पड़ेगा तो वो लेंगे। लगातार कर्ज लेने के बाद भी दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 130% कर्ज लिया जा चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये 81% है। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन बेहतर है, जबकि केंद्र के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की जरूरत है। आज भी अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की कर्ज की स्थिति कम है। कई राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्य जितना उनका राजस्व की प्राप्तियां हैं उससे लगभग 130% अधिक, माने 1.5 गुना के आसपास कर्ज ले चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये केवल 81% है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर से 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी देखने को मिली। 2 दिन में 1.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। रायपुर में पेट्रोल की कीमत आज 102 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी बीच महंगाई को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में महंगाई कितनी बढ़ेगी अब देखना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महंगाई जनता की कमर तोड़ने वाली है, लेकिन बीजेपी के लोग इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के राज में महंगाई कितनी जाएगी आप देख लेना। सिलेंडर 1000 पार हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार हो गया, और पेट्रोल डीजल से सारी अन्य सामग्री, खाद्यान्न, सब्जी सब संबंधित है। महंगाई तो गरीबों के, समझ लीजिए, जनता का कमर तोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं बोलती। बात बलरामपुर की, जहां नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में आ गई है, जहां पालिका अध्यक्ष के खिलाफ उपाध्यक्ष समेत 14 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया है और अविश्वास प्रस्ताव लगाए जाने के बाद सभी पार्षद नजरबंद हो गए हैं। अब भाजपा और कांग्रेस ने इसमें अपने अपने दावे किए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले पार्षदों का कहना है कि शहर में विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, नाली जाम है, साफ सफाई का कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिससे सभी पार्षद नाराज हैं। इसी कारण से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। पार्षद विनय यादव ने बताया कि 4 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद भाजपा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपने अपने दावे किए हैं। 2.5 साल हो गया है हम लोग को पार्षद बने और हमारा नगर पालिका में कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास कार्य, नाली, ढक्कन, सर सफाई, ये सब वो पड़ा हुआ है। इस वजह से लगाए हैं, 14 लोग लगाए हैं। पार्षदों की नाराजगी और अध्यक्ष से तालमेल न रहने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पार्षदगण लगाए हैं। ये 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, ठप रहा। ये सब कारण से लेकर पार्षदों में रंजिश थी। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और सभी के मन के ऊपर सभी कोई खरा उतर नहीं सकता है। बहुत उसमें लिए प्रयास करना पड़ता है। हम लोग सारे मिलकर प्रयास करेंगे कि स्थिति सामान्य हो सके।
कबीरधाम जिले के मंगली गांव में 26 फरवरी को आदिवासी समाज के झंडे को जलाने की घटना के बाद आदिवासी समाज बेहद नाराज है। आक्रोशित लोगों ने कुकदूर बाजार को बंद कराया और जमकर हंगामा भी किया। मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ कुकदूर थाने का घेराव कर दिया। लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह दंतेवाड़ा जिले के कट्टे कल्याण में आदिवासियों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। पुलिस ने वैसे तो जगह जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन लोग बैरिकेडिंग तोड़कर तहसील कार्यालय पहुंचने में कामयाब हो गए। इस दौरान आदिवासियों और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। अपने ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोरबा में एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट में शामिल देश की तीसरी सबसे बड़ी दीपका कोयला खदान के विस्तार की प्रक्रिया अटक गई है। दीपका खदान विस्तार के लिए होने वाली लोक सुनवाई पर कोरबा कलेक्टर ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के पीछे कलेक्टर ने एसपी के पत्र का हवाला दिया, जिसमें लोक सुनवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दीपका कुसमुंडा हरदी बाजार क्षेत्र में भू विस्थापित एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित है। 14 मार्च को करीब 5000 भू विस्थापित त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल हुए थे, जिसके बाद एक बड़े आंदोलन को स्थगित किया गया है। इनकी मांगे अभी भी प्रक्रियाधीन है, लेकिन वर्तमान में एसईसीएल की ओर से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके कारण 23 मार्च को व्यापक विरोध की संभावना है। एसपी के इसी पत्र के आधार पर कलेक्टर ने लोक सुनवाई को स्थगित कर दिया। छत्तीसगढ़ के छोटे से लेकर बड़े कोल बेस्ड उद्योगों के सामने कोयले का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोल इंडिया की ओर से उद्योगों को अलग अलग माध्यम से कोयला उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से कोल इंडिया नए फरमान जारी कर रहा है, उद्योगों की समस्या लगातार एक एक कर बढ़ती जा रही है। ताजा फरमान में छोटे उद्योगों के संबंधित में जारी किया गया है। ऐसे उद्योग जिन्हें सालाना 4200 टन से कम कोयले की जरूरत रहती है, उन्हें कोल इंडिया स्टेट नोडल एजेंसी के जरिए कोयला उपलब्ध कराता है और बड़े उद्योगों को एडवांस और स्पॉट ऑक्शन के जरिए कोयला मिलता था। लेकिन इसमें परिवर्तन करते हुए कोल इंडिया ने इंटीग्रेटेड पावर प्लांट को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए सिर्फ स्पॉट ऑक्शन के जरिए ही कोयला देने का निर्णय लिया है, जिस कारण छोटे उद्योगों को अब दुगने से 3 गुने दाम पर कोयला खरीदना पड़ेगा, जो उनके लिए किसी भी हालत में फायदेमंद नहीं होगा और वो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। जो स्टेट के छोटे उद्योग है जिनकी सालाना रिक्वायरमेंट 4200 टन से कम है, उसको स्टेट नोडल एजेंसी के थ्रू कोयला दिया जाता था। वो भी सब वापस ले लिए निर्णय और सभी कोयले को अभी एक ही ऑक्शन रूट से, स्पॉट ऑक्शन के रूट से बेचा जाएगा। उसमें सब और प्लांट भी आ गए, फर्टिलाइजर भी है, सीमेंट भी है, छोटे उद्योग भी हैं, सबको एक ही माध्यम से कोयला खरीदना है। और उसमें कोयले के जो दाम जा रहे हैं जो ऑक्शन में, वो 2 गुना 3 गुना ऐसे प्राइस जा रहे हैं। मतलब एक कोल इंडिया पूरी तरह से मुनाफाखोरी करने की तरफ बढ़ चुकी है। के नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण की कई खामियों को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी का घेराव कर कार्य गुणवत्तापूर्ण और जल्द कराने का ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा गया। बीजेपी का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण में देरी कर रही है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि चौड़ीकरण के रास्ते आने वाले मंदिरों को तोड़ने की योजना भी विभाग ने बनाई है। वहीं सड़क की दूसरी तरफ चर्च की बाउंड्री वॉल को नहीं तोड़ा जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले दिनों में नवरात्र का त्योहार है, इसी रास्ते से पदयात्री हजारों की संख्या में गुजरते हैं, जो धूल से परेशान होंगे। वहीं अधिकारियों ने मंदिर तोड़े जाने पर जनभावना के अनुरूप काम करने और डामरीकरण होने तक पानी का छिड़काव निरंतर कराने की बात कही है। हल्ला बोल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के विरुद्ध, क्योंकि प्रदेश सरकार कभी किसी धर्म को समान रूप से नहीं देखती है, हमेशा भेदभाव करती है। सड़क बनाने में बोल रहे हैं हनुमान मंदिर जो इतना प्राचीन है उसको तोड़ेंगे और चर्च की बाउंड्री वाल भी नहीं तोड़ेंगे। सबको समभाव से देखना चाहिए। मंदिर तो खैर जनभावना के अनुरूप ही किया जाएगा, तोड़ने का सवाल नहीं उठता। जब तक जनमानस तैयार नहीं होगा, जिनका मंदिर समिति तैयार नहीं होगी, जब तक व्यवस्थापन के लिए मंदिर अलग से बन रहा है, लेकिन जब तक उनकी सहमति नहीं होगी नहीं हटाया जाएगा। मैंने उनको आश्वासन दिया है।
महासमुंद जिले के थाना खल्लारी के ग्राम सिरगिड़ी में 20 मार्च से 27 मार्च तक यामिनी साहू बाग बहरा की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। भागवत कथा वाचक यामिनी साहू को 15 मार्च को कुछ मोबाइल नंबर से फोन आया कि आप कैसे भागवत कथा का वाचन कर सकते हैं। इसकी शिकायत कथावाचक ने खल्लारी थाना और एसपी कार्यालय में की। पुलिस नंबर की फिलहाल जाँच कर रही है और भागवत कथा का आयोजन जहाँ हो रहा है वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। इस बात को लेकर सर्व समाज की बैठक में कहा गया कि भागवत करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 15 तारीख को कार्ड 15 तारीख को कार्ड जो है वायरल हुआ, उसके माध्यम से कुछ अननोन नंबर से कॉल आए थे। उनके द्वारा यही धमकी दी गई थी कि स्त्री जाति होने के कारण आपको भागवत का अधिकार नहीं है और अब जाति के ब्राह्मण भी नहीं है, शूद्र जाति की हैं और कई तरह की अन्य जो है बातें कहीं। आवश्यकता अनुसार बल लगाया जा रहा है, तो कोई अभी दिक्कत नहीं है। कहीं भी उनको जहाँ भी अपना कार्यक्रम वगैरह कर रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं। उसमें संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी चले जाते हैं देखने और पूरा ध्यान रखा जाए। बात बलौदाबाजार जिले की, जहां 2 मासूम बच्चों की मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दोनों मासूमों की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव के ही 4 नाबालिग बच्चे हैं। हत्या की वजह आम तोड़ने को लेकर थी। मृतक बच्चों का गांव के ही 4 बच्चों से आम तोड़ने को लेकर झगड़ा हो गया था। घटना वाले दिन दोनों मृतक नदी में नहाकर घर लौट रहे थे। इसी बीच उनका सामना आरोपी बच्चों से हो गया, जिसके बाद आरोपी अपचारी बालकों ने पहले हुए वाद विवाद की बात को लेकर मृतक बच्चों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए दोनों मृतक खेत की तरफ भागने लगे। गांव से कुछ दूर जाने के बाद इन चारों अपचारी बालकों ने दोनों बच्चों को घेर कर पकड़ लिया। इसके बाद चारों ने गुस्से में आकर पास में ही रखी लाठी से दोनों बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे दोनों बच्चे शौर्य और लवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। काफी पूछताछ के बाद अपचारी बालकों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 2 बच्चों की बॉडी मिली थी। आम तोड़ने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो एक बच्चा था जिसके परिजन के द्वारा आम का पेड़ लगाया गया था, उससे इसका विवाद हो गया। 4 बच्चे थे, उनमें से उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया और दौड़ा करके जो घटनास्थल थी खेत में वहाँ तक दौड़ा कर ले गए। ईंट भट्टे से लेकर वहाँ तक ले गए। बीच में उनको एक बांस का डंडा मिला, वो भी उन्होंने उठा लिया। 2 डंडे मिले 2 लोगों को और उठा करके दोनों ने जो है एक बच्चे को एक बच्चे नपचारी बालक ने उसमें से मारा। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के आह्वान पर कोरिया में भी अब वन कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिनमें जिले के 350 वनपाल, वन रक्षक और डिप्टी रेंजर शामिल हैं। वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन रुपलिया का कहना है कि वन कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल की रक्षा करते हैं, लेकिन कर्मचारियों की रक्षा के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। वहीं जशपुर मंडल के 200 से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर भी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक का कहना है कि हड़ताल की वजह से वनों में आग, अवैध कटाई और हाथियों की समस्या में इजाफा हुआ है। रायगढ़ की केलो नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रायल शुरू हो गया है। योजना के तहत वर्तमान में 25 MLD के ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत हुई है। इस सिस्टम से रोजाना 80,000 लीटर प्रदूषित पानी को शुद्ध कर नदी में डिस्चार्ज किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बुधवार को ट्रायल रन का निरीक्षण किया और दूसरे फेज को भी पखवाड़े भर के भीतर रन करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल केलो नदी लगातार प्रदूषण की चपेट में आ रही थी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी, तो वहीं नदी बचाओ समिति भी इसे बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। एनजीटी ने भी नदी की दशा को देखते हुए जल्द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 68 करोड़ की लागत से एसटीपी का निर्माण किया गया। योजना के तहत केलो नदी में मिलने वाले 18 गंदे नालों के पानी को अब ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ा जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद औद्योगिक इकाइयों को पानी सेल करने की भी तैयारी है। कि यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए और शहर की जो गंदे नाले हैं, जो शहर का जो गंदा पानी है जो नदी में आता है, वो सफाई हो। तो ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, 1 साल विलम्ब से बन रहा है। शहर के जो महत्वपूर्ण नदी है केलो नदी, वो जो प्रदूषित हो रहे थे गंदा पानी जाने की वजह से, तो उसी को देखते हुए एसटीपी कार्य को चालू किया गया था। तो आज लगभग पूर्ण होने के कगार पे है। शहर का पूरा गंदा पानी जिसके थ्रू बहता है उन सभी को इससे कनेक्ट कर दिया गया है और अभी इसका ऑपरेशन भी चालू हो गया है। जो भी नालों में गंदा पानी आ रहा है उसको ट्रीट करके जो नॉर्मल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फिर एनटीपीसी को बेचने का प्लान है।
सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 26 मार्च को पीजी कॉलेज में होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शिरकत करेंगी। यूनिवर्सिटी के कुलपति AK सिंह, कलेक्टर संजीव झा, SP अमित तुकाराम कांबले समेत प्रशासन और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने आज आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल अपनी स्थापना के बाद से अब तक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय प्रबंधन दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं कर पाया है, लिहाजा पहली बार होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर यहाँ पर खासा उत्साह है। समारोह में गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों के अलावा डिग्री पूरी करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए सभी तैयारी हो गई है। उसी तैयारी को देखने के लिए कि और इस तरह से बेहतर किया जा सकता है, माननीय कुलपति जी हैं यहाँ पे और हमारे SP साहब और बाकी सारे लोग यहाँ हैं। हम लोग उसको मिनट टू मिनट के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उस दिन की जो प्रोग्राम है बिल्कुल गवर्नर के डिग्निटी और डिकोरम के हिसाब से हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।